नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है रेस 2020 का, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2020 के शुरुआत में होने वाले इस विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल तो कर ही रहे हैं, जनता भी कर रही है और तैयार है टोटल न्यूज की टीम भी। दिल्ली की हर विधानसभा के साथ आपका मुंह टटोलने के लिए सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे कि वो कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो दौड़ रहे हैं टिकट की रेस में, और इन उम्मीदवारों में कौन उतर सकता है जनता की उम्मीदों पर खरा। तो चलिए करते हैं शुरुआत रेस 2020 की। तो रेस 2020 ये तैयारी है दरअसल टिकट के जो दावेदार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन्हें परखने की। कौन से दल में कौन सा दावेदार संभावित उम्मीदवार हो सकता है, टिकट की दौड़ में कौन आगे है कौन पीछे है। और आज हम आप पहुंचे हैं तुगलकाबाद विधानसभा सीट। तुगलकाबाद विधानसभा सीट की हम चर्चा करेंगे। बेहद खास पैनल इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दजबल यादव जी जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, तुगलकाबाद की भौगोलिक स्थिति और वहां के सियासी समीकरण को समझेंगे। लेकिन 2020 के लिए चूंकि सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू एक तरीके से कर दिया है और टोटल टीवी भी अपने इस चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है, और आज बारी है तुगलकाबाद विधानसभा सीट की। और इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए वहां की हालात क्या हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, चुनावी समीकरण क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और राजधानी की जनता एक नई सरकार चुनने जा रही है। लेकिन जनता किसे मौका देगी, किसे विपक्ष की जिम्मेदारी देगी, ये अभी भविष्य की बात है। लेकिन भविष्य के लिए चर्चा वर्तमान में शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के बीच इन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में है। और इसी मैदान में है टोटल टीवी की टीम भी अपने सर्वे के जरिए जो किया गया है संभावित उम्मीदवारों पर। आज बारी है तुगलकाबाद विधानसभा की। ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है और यहाँ से मौजूदा विधायक है सहीराम पहलवान। इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधुड़ी इस सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे। रमेश विधुड़ी 2003, 2008 और 2013 में यहाँ से विधायक चुने गए। वहीं नाकड़ों से तर तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई दे रही हैं। इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नामों को लेकर जनता के बीच पहुंची, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध और संभ्रांत लोगों से जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय है, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम ने तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके का दौरा किया और लोगों से उनकी राय ली। आपको बता दें, टोटल टीवी अपने सटीक और हकीकत के करीब रहने वाले सर्वे के लिए जाना जाता है और सटीक होते इन सर्वे के पीछे टोटल टीवी की टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ टोटल टीवी पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस भरोसे को बनाए रखें। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से टोटल टीवी की टीम तुगलकाबाद विधानसभा में पहुंची और वहां पर लोगों की राय जानी है कि जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट की दौड़ में, उनकी स्थिति क्या है, कौन आपकी पसंद का है और कौन आपकी पसंद का नहीं है। ये सारी पसंद उन्होंने इस बॉक्स में डाल दी है। तो आज खास कार्यक्रम रेस 2020 में तुगलकाबाद विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वे आप तक पहुंचाएं उससे पहले आपको मिलवाते हैं तुगलकाबाद विधानसभा के उन संभावित उम्मीदवारों से जो टिकट की दौड़ लगा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता और पार्टी के मुख्यालय में घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की इस रेस में, जानने के लिए आज बात तुगलकाबाद विधानसभा सीट की।
जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान। वहीं सीट पर बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो विक्रम विधूड़ी टिकट की रेस में है। 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं विक्रम विधूड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा सांसद रमेश विधूड़ी के भतीजे हैं विक्रम विधूड़ी, जिला महामंत्री के पद पर हैं और टिकट की रेस पे है विक्रम विधूड़ी। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं रोहताश विधूड़ी, जो टिकट की रेस में शामिल है। वर्तमान में बीजेपी में जिला अध्यक्ष के पद पर रोहताश विधूड़ी है, पेशे से वकील हैं और टिकट की रेस में हैं रोहताश विधूड़ी। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी में टिकट के संभावित उम्मीदवारों की करें तो आम आदमी पार्टी में मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान इस बार के चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तुगलकाबाद सीट से मौजूदा विधायक है सहीराम पहलवान। बहुजन समाज पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं सहीराम पहलवान। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं सहीराम पहलवान। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं मनोज कुमार राय, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार मिली थी। इलाके में पकड़ मानी जाती है और अब टिकट की रेस में है मनोज कुमार राय। आम आदमी पार्टी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं ब्रह्मपाल भडाना, जो टिकट की रेस में है। केजरीवाल ब्रिगेड के माने जाते हैं ब्रह्मपाल भडाना। बदरपुर विधानसभा के इंचार्ज भी हैं ब्रह्मपाल भडाना। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में रह चुके हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी से टिकट की रेस में है ब्रह्मपाल भडाना। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस में दो संभावित उम्मीदवार टिकट की रेस में नजर आ रहे हैं। इसमें पहला नाम सचिन विधूड़ी है, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार टिकट की रेस में है सचिन विधूड़ी। कांग्रेस में टिकट की रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं भगत विधूड़ी, जो टिकट की रेस में है। पार्टी के युवा नेता हैं और टिकट की रेस में हैं भगत विधूड़ी। कांग्रेस के तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं शुभम शर्मा, जो टिकट की रेस में है। यूथ कांग्रेस के नेता हैं और टिकट की रेस में हैं शुभम शर्मा। बता दें, इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी। और जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया, यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो टोटल टीवी की टीम पहुंची तुगलकाबाद विधानसभा में और वहां पर लोगों की राय जानी है कि जो टिकट की दौड़ लगाई जा रही है, तमाम दावेदार इस वक्त विधानसभा में घूम रहे हैं, पोस्टरबाजी हो रही है, उनमें कौन आगे है अपने दल में और कौन पीछे, ये समझने की दरअसल कोशिश की गई है। सुजीत जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं तुगलकाबाद की विधानसभा सीट, और इस सीट का बहुत सारा हिस्सा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, किस तरीके की राजनीति यहाँ की अब तक एक रही है कि वहाँ का जो लोकल होता है वो हमेशा हावी रहा है, 20 में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 2020 में तुगलकाबाद का चुनाव बिल्कुल नए सिरे से होगा, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो है आपने देखा होगा कि जो भी विधायक चुने जाते हैं खास तौर पर गुर्जर समुदाय के ही चुने गए हैं। हाँ। और विधूड़ी जो गोत्र है उसके ज़्यादातर सरनेम वाले विधायक चुने गए हैं। हाँ। लेकिन इस बार अभी जो हमने अभी देखा कि इसमें एक नाम भड़ाना भी उभर कर सामने आ रहा है, तो भड़ाना का भी गोत्र वहाँ पर काफ़ी भड़ाना गोत्र के लोग हैं, तो वो भी अब अलग तरीके की रणनीति के साथ इस बार चुनाव मैदान में आने के लिए सोच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि विधूड़ी वर्सेस कहीं भड़ाना ना हो जाए इस बार। अच्छा। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पारंपरिक राजनीति जो रही, 1993 में जो पहला चुनाव हुआ तो निर्दलीय के तौर पर शीशपाल जीते, 98 में वो कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस से जीते। एक बार यहाँ पर कांग्रेस 98 में शीशपाल के तौर पर जीतने में कामयाब रही, उसके बाद कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पाई और फिर 3 बार लगातार 2003, 8 और 13 में रमेश विधूड़ी जीते, जो अब वहाँ सांसद भी हैं दक्षिणी दिल्ली से। तो बीजेपी का होल्ड यहाँ 3 बार रहा, एक बार कांग्रेस, एक बार निर्दलीय, और फिर कह सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी एक बार है। तो सहीराम पहलवान को आम आदमी पार्टी ने तब चुना जब 13 में उनका उम्मीदवार जो है तीसरे नंबर पर रहा मनोज कुमार राय, तो उनको लगा कि अगर बीएसपी के टिकट पर सहीराम पहलवान यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीत जाएं, और हुआ भी वही।
तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद यहाँ का समीकरण बदला है और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार 98 के बाद यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई और उसकी स्थिति भी तीसरे चौथे नंबर पर रही 98 के बाद। तो ये एक चिंताजनक स्थिति रही कांग्रेस के लिए। दधिवल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सीट को, चूंकि इसका बहुत सारा हिस्सा रूरल एरिया है, वो इलाके हैं जो आज भी कमोवेश मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका अभाव वहां पर बना हुआ है। डिमांड काफ़ी समय से, लेकिन सत्ता आई गई, विधायक बने गए, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये जो बीते 5 वर्ष हैं जिसमें 70 में से 67 सीटों का मैंडेट मिला, इसके बाद आप किस तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं और अभी की स्थिति क्या है? देखिए, ये ग्रामीण और इंडस्ट्री वाला इलाका है और ऐतिहासिक इलाका है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो उस इलाके में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तुगलक की स्थापत्य कला का नमूना आप वहाँ तुगलकाबाद किले को देख सकते हैं और वहाँ कालू सराय, खिड़की मस्जिद, कुछ ऐसे मोनूमेंट्स हैं वहाँ जो ऐतिहासिक हैं और उनके रखरखाव को लेकर के जगमोहन जी के ज़माने में काम शुरू हुआ था और बहुत सारा वहाँ पर ये अनएथोराइज्ड प्लॉटिंग करके उस इलाके में बहुत बसाया गया था, जिसको जो है आज से 15 साल पहले डीडीए ने स्पेशल ऑपरेशन चला करके तोड़ा था, जिसमें यही लोग शामिल थे जो अभी वहाँ के विधायक लोग हैं, जिनके नाम अभी लिए जा रहे थे। तो ये समस्या वहाँ खास करके जो ग्रामीण इलाकों में समस्याएं होती हैं, पानी का, टैंकर से सप्लाई का, लोगों के रोज़गार का और जो है सड़कों का, गलियों का, वही सब समस्याएं वहाँ भी हैं उन लोगों की। लेकिन पानी वाली समस्या वहाँ ज़रा ज़्यादा है। लेकिन इस 5 साल में कुछ केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया है पानी पर। पाइपलाइन बिछवाई है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि अब टैंकर पर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इलाका इतना बड़ा है वो, तो सब जगह कितना पानी पहुँचा ये एक जांच का विषय है। मेरे ख्याल से आपके इसमें लोगों ने बताया भी होगा। पॉलिटिकली अगर यहाँ देखें तो ये गुर्जर बहुल सीट है और पार्टी यहाँ कोई बड़ा मायने नहीं रखती है, यहाँ नेता मायने रखता है। पार्टी का नेता का कद अगर बड़ा है तो वो इंडिपेंडेंट भी यहाँ जीता। शिषपाल जी जीते 1993 में और वही शिषपाल फिर से 1998 में जब रिपीट हुए तो कांग्रेस में चले गए। उसके बाद उसी दौरान वहाँ पर ये तुगलकाबाद गांव में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला मामला हुआ था उसमें शिषपाल और 2-3 नेताओं का और नाम उभर करके आया उसी में, गुर्जर नेताओं का, और जिसके बाद ये लोग हाशिए पर चले गए उस तोड़फोड़ के बाद। ठीक है। और उसके बाद रमेश बिधूड़ी का कद वहाँ बढ़ा और 3 टर्म वो वहाँ विधायक रहे, अपने प्रतिष्ठा और अपने कद की बदौलत जीते। भारतीय जनता पार्टी का टैग उनके साथ था। और उसके बाद फिर सही राम पहलवान जो बहुजन समाज पार्टी में थे, 2 चुनाव वहाँ से उन्होंने लड़ा था और उसके बाद जो है फिर आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी में वो 2015 का चुनाव जीते। 2013 में भी आम आदमी पार्टी में मनोज कुमार रहे, वहाँ जो है तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। तो 2015 तक आते आते हालात बदल गए थे और उसका फायदा उनको मिला जब नई पॉलिटिकल पार्टी केजरीवाल ने बनाई और 2015 में पुरानी सरकार जो गिर चुकी थी 49 दिन की, और वो भ्रष्टाचार और अन्ना की आदि और केजरीवाल के वायदे, तो उसमें जो है इनको जो है विजय हासिल हुई थी। संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि वहाँ का क्या जातीय समीकरण ऐसा है कि जो लोकल होते हैं उन पर ही ज़्यादा भरोसा जताया जाता है, या यूं कहें कि जिस तरीके से भी कहा जा रहा है डिबेट में कि दरअसल पार्टी इतना मायने नहीं रखती, जो उम्मीदवार वहाँ का होता है उसकी अपनी शख्सियत वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या इस लिहाज से सहीराम पहलवान भी चुनाव जीतते हैं या शिषपाल जीतते रहे या रमेश बिधूड़ी? देखिए, किसी विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति होती है और जो उसका जातीय समीकरण होता है, जो डेमोग्राफी होती है, वहाँ जनांकीय जो होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि मतदाताओं का जो मनोगत जो भाव होगा वो किसकी तरफ झुकाव होगा। तुगलकाबाद में
एक तो क्या है कि बहुत से इस तरह नहीं है कि स्ट्रेंथ अचानक यूपी बिहार वाले लोगों की बहुत ज़्यादा हो या और हो। यूपी से भी हैं लोग, वहाँ बिहार से भी हैं, वहाँ यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से लोग आकर के रह रहे हैं, और भी कई थोड़े थोड़े हिस्सों में, लेकिन मूलतः जो गुर्जर लोग हैं या कहने जाट लोग हैं वो वहाँ पर हैं। तो एक तरह से वो जो सब मुकामी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जब जातिगत चीजें होती है वो समीकरण से, तो पार्टी गौड़ हो जाती है और जो उनका व्यक्ति होता है वो पहले हो जाता है। क्या संजय जी इसमें यह है दिल्ली में जो चंद सीटें हैं जहां पर बीएसपी का असर है, उसमें से एक तुगलकाबाद सीट भी है? बिल्कुल, तुगलकाबाद में बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि तब बीएसपी का उम्मीदवार कौन था? वो उम्मीदवार था जिसके ऊपर फिर वही बात थी कि अपने मुकामी, अपने स्थानीय, अपना लोगों के बीच का, अपने जाति का आदमी था, वो उम्मीदवार था। तो बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा बीएसपी ने उतने वोट जरूर लिए हैं जो कह सकते हैं चौथे पांचवें नंबर पर जो सबसे नीचे जाने वाले लोग हैं, उनसे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा बीएसपी का। बिल्कुल, ये चूंकि बदलाव होना है 2020 में, तो कौन होगा टिकट की दौड़ में आगे और कौन होगा पीछे? रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी के संभावित उम्मीदवारों का ये ओपिनियन पोल है। सीट है तुगलकाबाद और पहली जो लिस्ट निकलकर सामने आ रही है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की है। ब्रह्मपाल भड़ाना 47.71% के साथ पहले नंबर पर। सहीराम पहलवान जो सिटिंग एमएलए हैं, मौजूदा विधायक, थोड़ा पीछे हैं 44.23% के साथ दूसरे नंबर पर। और तीसरा जो नाम है मनोज कुमार राय का है, वो मनोज कुमार राय जो 2013 में जिन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ भी टिकट की दौड़ में भी तीसरे नंबर पर 6.41% के साथ, और 1.65% ऐसे लोगों की राय है जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी हो। एक तरीके से पार्टी का कैडर वोट कहा जा सकता है। सुजीत कुमार जी, एक तरीके से 3 ही नाम हैं इसमें, और तीनों नाम में जो ब्रह्मपाल भड़ाना और मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 47.71% और 44.23%। ये क्या है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का समीकरण दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि सहीराम पहलवान भले ही बीएसपी में रहकर 2 बार दूसरे नंबर पर रहे और आपका टिकट मिला तो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उनके लिए टिकट की रेस में ही ये दिख रहा है कि टिकट की राह आसान नहीं दिख रही है। अगर पार्टी जो है आकलन करेगी तो जिस तरीके से ब्रह्मपाल भड़ाना वहाँ पर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कई विधानसभाओं के प्रभारी भी उनको बनाया गया था, और वो अलग अलग जहाँ भी चुनाव हुए हैं पार्टी ने उनको मौका दिया, और उनका ये भी है कि बनारस जाकर भी अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया था। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ब्रिगेड भी बन गई है, और उस ब्रिगेड के भी वो ब्रह्मपाल भड़ाना सदस्य हैं। तो कहीं न कहीं सहीराम पहलवान से इनका आगे निकलना, ये सहीराम पहलवान के लिए बड़ी चुनौती है। और अब ये पार्टी पर निर्भर करेगा कि वो ब्रह्मपाल भड़ाना को चुनती है या सहीराम पहलवान को चुनती है, क्योंकि सहीराम पहलवान मौजूदा एमएलए हैं, लेकिन जो पार्टी के मतदाता हैं या समर्थक हैं जो पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उस वोटिंग में सहीराम पहलवान कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। और जो वहाँ एक ये बात लगातार आ रही है कि जो भी विधायक बन रहा है वो तुगलकाबाद एरिया से बनता है, जिसकी वजह से दूसरे इलाके जो वहाँ के हैं, चाहे फुल प्रहलादपुर हो या और भी दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ विकास नहीं हो पाता। उस तुगलकाबाद इलाके का ज़्यादा विकास होता है। और भड़ाना वर्सेस विधूड़ी भी इस बार देखने को वहां पर मिल तो सकता क्या हम है। ये मानकर चले कि मनोज कुमार राय फ्रेम्स में दरअसल है नहीं? देखिए, अगर जो लड़ाई है वो ब्रह्मपाल भड़ाना और सहीराम पहलवान की, बिल्कुल आम आदमी पार्टी में जो टिकट की रेस है वो 2 संभावित उम्मीदवारों के ही बीच है, ब्रह्मपाल भड़ाना और सहीराम पहलवान के बीच है। अब ये पार्टी को तय करना है कि इसमें किसको तवज्जो देगी, लेकिन चुनौती सहीराम पहलवान के लिए। ठीक है। आप ददुबल जी किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि ब्रह्मपाल भड़ाना
जनता की पसंद में 47.71% के साथ आते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा बम्पर पसंद नहीं कहा जा सकता, 50% भी नहीं है। लेकिन सहीराम पहलवान थोड़ा ही पीछे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर। क्या वजह है सहीराम पहलवान को पसंद करने वालों की संख्या ब्रह्मपाल भड़ाना की तुलना में कम नजर आ रही है इस कम से कम सर्वे में? देखिए, इसमें जनता जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है आपके सर्वे में, इसमें ज़्यादातर लोग वो हो सकते हैं कि जिनके कामकाज ब्रह्मपाल भड़ाना और ये सहीराम पहलवान के बीच में ब्रह्मपाल भड़ाना ज़्यादा करवा पा रहे हों, ज़्यादा सुलभ हों। अच्छा। क्योंकि जनता उसी का नाम जानती है, उसी को सिलेक्ट करती है जो उसके ज़्यादा काम आता है। अच्छा। जहाँ तक सहीराम पहलवान का है, सहीराम पहलवान 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं और वहाँ से आयात होकर के आए हैं, तो उसकी वजह से भी एक हो सकता है कि केजरीवाल ने उस समय लिया हो और इस समय कहीं ना कहीं भड़ाना उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो, क्योंकि पार्टी में केजरीवाल से उनकी जो नज़दीकी है, केजरीवाल ब्रिगेड में जो उनका फंक्शनिंग है, उसकी वजह से केजरीवाल के नज़दीक हैं, तो उनकी ज़रा सुनवाई ज़्यादा होती हो, तो पब्लिक तो उसी को जो है सेलेक्ट करती है जो उसके ज़्यादा काम आता है, जिससे ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होता है, उसका ज़्यादा काम काज होता है। तो ये एक बड़ा हो सकता है वहाँ इशू। और बाकी तो जो 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट और एक पार्टी की बात है, उनमें बहुत फासला है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो फासला है, कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, और ये कभी उलटफेर भी हो सकता है इसमें। लेकिन सहीराम पहलवान तो निगम की राजनीति करते रहे, बीएसपी में रहे हैं, बीएसपी में दोनों रहे, बल्कि ब्रह्मपाल भी बीएसपी में रहे, में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में भी वो रहे। तो जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स होती है, लोगों से जो जुड़ाव होता है, वो तो सहीराम पहलवान का भी रहा है। फिर क्या वजह है कि वो पिछड़ रहे हैं? क्या विधायक बनने के बाद वो जो एक एरोगेंस आ जाता है, या कहें कि या जनता से जो कटाव हो जाता है, उसका शिकार हो रहे हैं सहीराम पहलवान? देखिए, सहीराम पहलवान मुझे लगता है कि पार्टी के ही शिकार हो गए होंगे। अच्छा। क्योंकि भड़ाना की रीच जिस तरह से पार्टी में है और केजरीवाल के से नजदीकी है, उसकी वजह से जो है लगता होगा कि ये थोड़ा पीछे खिसक गए होंगे। ये मैसेज देने में वो पब्लिक में भी कामयाब, पब्लिक में भी ब्रह्मपाल भड़ाना ये मैसेज देने में सक्सेस रहे हैं, और उसी की वजह से यहाँ ये दिख रहा है। लेकिन फासला बहुत नेक टू नेक आप कहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फासला है नहीं। अब ये पार्टी को तय करना है कि इन दोनों में से किसको देती है। पार्टी का भी अपना सर्वे होता है, अपना कामकाज होता है, वो तो टिकट मिलने तक क्या होता है। फिलहाल अभी जो दिख रहा है, अभी थोड़ा सा अपर हैंड है उनका, ठीक है, भड़ाना का। ठीक है। संजय जी, चूंकि जब 2013 का चुनाव हो रहा था और जब इस सीट से मनोज कुमार राय को उतारा गया था, तो जाहिर तौर पर मनोज कुमार राय भी अपने इलाके से वो नामों की लिस्ट हस्ताक्षर वाली लेकर गए होंगे, जिस आधार पर सभी को टिकट दिया जा रहा था। लेकिन इस बार वो तब चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पर थे, और इस बार के सर्वे में तीसरे नंबर पर है। लड़ाई एक तरीके से ब्रह्मपाल भड़ाना और सहीराम पहलवान के बीच कम से कम नजर आती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सर्वे को? देखिए, इस सर्वेक्षण में देखें तो मनोज कुमार राय तीसरे नंबर पर हैं, और जब चुनाव हुआ था तो मनोज कुमार राय को 12,000 समथिंग कुछ वोट मिले थे, और वो बहुत नीचे थे। जब वोट में 64,000 वोट ला सकते हैं सहीराम पहलवान, और उस समय जब मनोज कुमार जब लड़े थे तो उस समय वोट 12,000 थे। तो एक तरह से देखा जाए तो मनोज कुमार राय एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार उस समय साबित हुए थे। तब अब जो है फिर मनोज कुमार की जो दावेदारी है वो निश्चित तौर पर फिर उसी तरीके से कमजोर ही रहेगी। तो इनको उस हिसाब, और जैसे 2 बड़े हैवीवेट अगर ऊपर लड़ रहे हो तो इनको एक तरह किनारे किया जा सकता है, जो कि सर्वे में दिखता है। अब रही बात ब्रह्मपाल भड़ाना की और सहीराम पहलवान की, तो सहीराम पहलवान जमीनी स्तर पर उन्होंने बहुत एक तरह से काम किया है। काम, समाज सेवा का कहना ना, नेतागिरी तो जमीनी लेवल पर बहुत किया है, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव लड़े हैं, जीता है, लोगों से कनेक्टिविटी है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो स्थिति है वहाँ पर क्षेत्र की, जो भाजपा की स्थिति है, अगर लगातार 4 चुनाव देखे जाए, 98 के और फिर 2013 के, फिर 17 के, तो उससे भाजपा का जो वोट परसेंटेज है और तमाम समीकरण है, उनसे देख करके लगता है कि ब्रह्मपाल भड़ाना पर ज्यादा भरोसा करना फिट बैठते हैं, हाँ। क्योंकि भड़ाना विधुड़ी के बीच जो होगा ना टक्कर, वो लगेगा कि हाँ ठीक है, जातिगत और उस समीकरण के तहत होगा, वहां एक फाइट होगी।
सही राम पहलवान के साथ जो है वो निश्चित तौर पर एक अच्छे और मजबूत है, दिख भी रहा है आपके सर्वेक्षण में कि अंतर बहुत कम है, लेकिन निश्चित तौर पर एक जो सर्वेक्षण लेकिन ये दिख जो रहा है, संजय जी, ये जो अंतर है, ये अंतर उतना तो नहीं है कि टिकट कट जाए, ये अंतर तो बहुत कांटे की टक्कर वाला अंतर है एकदम। ये तो अब ये इस कांटे की टक्कर में सब कुछ निर्भर करता है कि पार्टी कमान क्या चाहती है, क्या सोचता है, क्या क्योंकि वो देख रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, ठीक। थोड़े बहुत अंतर है, तो वो जो सोचेगा, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर या यूं कह लें कि एक एनालिस्ट के तौर पर ये देखना कि ब्रह्मपाल भड़ाना के साथ जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक नई तरह की फाइट होगी वहां पर भड़ाना विधूड़ी की, और उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा लाभ मिले। कई बार नए चेहरे को ले आने में पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है और बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मपाल भड़ाना सबसे आगे थे और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सही राम पहलवान और तीसरे नंबर पर मनोज कुमार राय। और अब बात होगी बीजेपी की, कांग्रेस की। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटल टीवी का ओपिनियन पोल है संभावित उम्मीदवारों का। सीट तुगलकाबाद, लिस्ट बीजेपी की। विक्रम विधूड़ी 55.87% के साथ पहले नंबर पर, रोहताश विधूड़ी 40.26% के साथ दूसरे नंबर पर, और तीसरा कोई नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा 3.87% लोग साथ खड़े हैं। सुजीत जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप बीजेपी की लिस्ट? देखिए, बीजेपी में खास तौर से रमेश विधूड़ी जब तक थे, भले ही उन्होंने अपना शुरुआती 2 चुनाव जो 93 और 98 उन्होंने लड़ा, उनको सफलता जरूर नहीं मिली उस समय, लेकिन 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 बार उन्होंने जीत दर्ज करके अपनी एक मजबूत स्थिति वहाँ पर प्रदर्शित की थी। और बीजेपी के लिए ये सबसे अच्छे दिन वहाँ कह सकते हैं कि तुगलकाबाद में रहे। लेकिन जब बारी आई विरासत ट्रांसफ़र करने की, तो आपने देखा कि तुगलकाबाद में रमेश विधूड़ी के कहने पर ही उनके भतीजे को वहाँ पर टिकट मिली 2015 के चुनाव में। और क्योंकि रमेश विधूड़ी सांसद बन चुके थे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने अपने भतीजे को वहाँ महत्व दिया और पार्टी ने भी उनकी बात को माना और टिकट दिया। लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई और विक्रम विधूड़ी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि अभी भी जो साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होने के नाते रमेश विधूड़ी उस इलाके से हैं और विक्रम विधूड़ी जो है उन्हीं के भतीजे हैं तुगलकाबाद में। और यही वजह है कि तुगलकाबाद में अभी भी विक्रम विधूड़ी को वहाँ महत्व मिल रहा है। और रोहतास विधूड़ी क्योंकि अभी नए चेहरे हैं, अभी कोई चुनाव वहाँ से उन्होंने नहीं लड़ा है और रमेश विधूड़ी का जो परिवार का वहाँ कद है वो ज़्यादा है, इसी वजह से कोई दूसरा नेतृत्व वहाँ अभी तक उभर नहीं पाया पार्टी में। और अब रोहतास विधूड़ी अगर सामने आ रहे हैं और पेशे से वकील हैं वो रोहतास विधूड़ी और संघ से जुड़े हुए रहे हैं लगातार और कहीं न कहीं संघ के इशारे पर अब वो सक्रिय हुए हैं और वहाँ पर जो है अपनी ज़मीन तलाशने का काम कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी अगर कहें कि वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वो रोहतास विधूड़ी जिला अध्यक्ष के पद पर भी हैं, तो उसका असर भी दिख रहा है क्योंकि चुनावी राजनीति में अभी तक रमेश विधूड़ी थे और विक्रम विधूड़ी थे, इसलिए रोहतास विधूड़ी अब नया नाम सबके सामने आ रहा है तो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि टिकट की जो रेस होती है उसमें रोहतास विधूड़ी का नंबर लगता है या विक्रम विधूड़ी का नंबर लगता है, क्योंकि दोनों में जो है कहीं न कहीं टिकट की रेस में दोनों बने हुए हैं और 2 ही प्रमुख दावेदार वहां पर दिख रहे हैं। यादव जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रमेश विधूड़ी के बारे में किसी को शक शुबा वहाँ नहीं होना चाहिए, उनका जो कद है उसको लेकर के। और रमेश विधूड़ी अगर आप 2015 का इलेक्शन छोड़ दें तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें उन्होंने फाइट ना किया हो और उनका अपना एक वोट बैंक है वहाँ पर जो 40-50% के बीच में रहा है जी। जब वो हारे हैं तब भी उनका वोट परसेंटेज जो है वो 25-30% के आसपास रहा है। रमेश विधूड़ी जब पहली बार 93 में हारे थे तब उनका
जो वोट परसेंटेज था वो 22% के आसपास था। जब 1998 में हारे तो वो 38% था जी। उसके बाद वो 3 टर्म विधायक रहे और उनका वोट बैंक जो है 40-50 के बीच में रहा जी, और वो जीतते रहे। 2015 में जब वो 2014 में सांसद बन गए दक्षिणी दिल्ली से, तो उनके भतीजे को मिला, विक्रम विधूड़ी को, और वो भी लगभग 30% वोट उनको मिला था। लेकिन उस समय जो आंधी चल रही थी उसमें रमेश विधूड़ी का जो कद था जी, वो शायद रमेश विधूड़ी रहे होते तो वो सीट निकाल लेते, लेकिन विक्रम विधूड़ी का नाम था, इसलिए उनके तमाम प्रयास के बावजूद उस एक तरफा अन्ना और केजरीवाल की आंधी में वो बड़े बड़े जब किले ढहे थे तो उसमें ये किला भी तुगलकाबाद का ढहा और सही राम पहलवान उसमें आम आदमी पार्टी पर निकले। तो अभी जो मुझे लगता है कि विक्रम विधूड़ी और प्लस रमेश विधूड़ी का दोनों का जो कद है उसको मिला करके वही वोट परसेंटेज ये जनता जो आपको दे रही है, जनमत जो मिल रहा है वो वही है। रोहतास विधूड़ी ठीक है, आरएसएस बैकग्राउंड और पार्टी के जिला अध्यक्ष और वो सब चीजें, जिला अध्यक्ष के भी ओपिनियन लिया जाता है, तो और उसका एक उनको फायदा मिल रहा है, 40% उनके साथ भी लोग हैं। लेकिन अगर दोनों को मिला दें, पार्टी का 3% और 40% रोहतास विधूड़ी का भी, तो भी कुल मिला के 43% ही होता है। 55% विक्रम विधूड़ी अकेले लेकर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी ऐसा सोच रही हो कि भाई पारिवारिक मामला है, हम एक परिवार में 2 टिकट नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई बात सोच करके रोहतास विधूड़ी को आगे ले आ रही है तो इसके खमियाजे भी कई बार होते हैं कि बहुत आदर्श नहीं चलता है राजनीति में, उसमें फिर सीट लूज भी करते हैं, क्योंकि जिसके पीछे इतना बड़ा वोट बैंक खड़ा है तो क्या ये लोग आप रोहतास विधूड़ी को ले आएंगे तो वो 55% वाले लोग नाराज नहीं होंगे क्या आपसे? ठीक है। तो मुझे लगता है कि पार्टी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी तो राजनीति में कुछ भी संभव है, पर वहां रमेश विधूड़ी का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो ये कि जो नई बीजेपी है, यानी कि मोदी शाह की बीजेपी, उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो एंगल है उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इक्के दुक्के टिकट मिल भी रहे हैं तो वो भी बहुत एक तरीके से हाई प्रोफाइल हैवी वेट कहिए या दबाव कहिए, जो भी है, इक्के दुक्के टिकट ही मिल रहे हैं। एक सवाल तो इस एंगल से है। दूसरा, आप इस लिस्ट में विक्रम विधूड़ी और रोहतास विधूड़ी के बीच की जो टक्कर है, जिसमें तकरीबन 15% के आसपास का अंतर है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब कि जो देखा जाए कि परिवार वालों को टिकट ना देना या उसे थोड़ा हतोत्साहित करना, वो ये तब है जबकि पहली बात हाईवेट वाला मसला ना हो, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं। दूसरी बात तब है कि जब वो कोई विनिंग कैंडिडेट उस तरह लगे कि ये जीत जाएगा या शायद कुछ संदेह है, तब तो ये किया जा सकता है। या कोई बहुत बड़ा आरोप और आक्षेप लगा हो, तब तो ये ठीक है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसे लगता है कि ये जीत सकता है उम्मीदवार, तो वो किसी का भी रिश्तेदार हो, वो देने में कोई हिचक नहीं है। मतलब इसमें किसी आदर्श की बात नहीं है। ये सिर्फ एक मौका देखने की बात है, उसमें तकनीकीगत रूप से चीजों को देखने की बात है। तो इसलिए विक्रम विधूड़ी का जहां तक आप कह रहे हैं परिवार और उसके बाद की बात है, तो उससे मामला खारिज हो जाता है, क्योंकि विक्रम विधूड़ी जैसा कि पहले भी कहा गया कि एक कैंडिडेट ऐसा लग रहा है, उम्मीदवार इस तरह का कि शायद, लेकिन 15 में चुके हार चुके हैं, तो क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? देखिए, जो बात है कि वो तो आंधी का चुनाव था ना, 22% से लेकर के देखिए 22% से लेकर 38% तक वोट जो है वो हमेशा भाजपा को मिला। औसतन देखा जाए तो 30% वोट जो है वो भाजपा का वहां इंटैक्ट है हमेशा, एक लेकर के 25-30% है। यानी कि हर तीसरा जो वोटर है, जितना वोट पड़ता है वो भाजपा का है। ठीक है। तो उतना वोट 30% तक या 28, 20, 25% तक वोट इनका अपना वोट है। उसके बाद विक्रम विधूड़ी का वोट है, या कह लें कि व्यक्तिगत तौर पर कितना प्रभाव है, तो रमेश विधूड़ी का वोट है कह लें, या विक्रम विधूड़ी का थोड़ा सा नौजवानों को सपोर्ट करने का वोट है। तो वो दोनों वोट अगर मिला दिया जाए और उसके बाद उनके जो कामकाज और तमाम, तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि रोहतास के सामने विक्रम विधूड़ी निश्चित तौर पर वो एज लेते हैं, थोड़ा सा
आगे निकलते हैं। रोहतास विधूड़ी के लिए सिर्फ इतना है कि चूंकि वो विधूड़ी भी हैं, वहाँ उनकी राजनीति में थोड़ा पहल चीज़ें हैं, पैठ है उनकी, तो इसलिए एक नाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल विक्रम विधूड़ी का ही नाम चला जाए और ऐसा ना लगे कि कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन 40% भी कम नहीं होता अगर लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी होता है कई बार कि जनता का उम्मीदवार एक होता है और पार्टी का उम्मीदवार एक होता है। ये अभी पार्टी ने तो कुछ बताया नहीं है, पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले, ना कोई संकेत दिया है। ये निश्चित तौर पर चूंकि विक्रम विधूड़ी लड़ चुके हैं, समझा जा सकता है कि विक्रम विधूड़ी को टिकट मिलेगा, लेकिन अभी केवल समझ है। रोहतास विधूड़ी के साथ अगर इतनी प्रतिशत जनता होती है तो बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं कि नीचे जो 3.87% और भी जोड़ दिया जाए तो और करीब पहुंचते हैं। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है रोहतास विधूड़ी। ये जो दो नाम है, चूंकि विक्रम विधूड़ी और रोहतास विधूड़ी, विक्रम विधूड़ी के साथ रमेश विधूड़ी का भी नाम जुड़ा हुआ है, उनकी फैन फॉलोइंग भी जुड़ी हुई, उनके समर्थक भी जुड़े हैं, उनको चाहने वाले भी जुड़े, चूंकि 3 टर्म के वो यहां से विधायक रहे। दूसरी ओर रोहतास विधूड़ी हैं, उनको अगर 40% के करीब मिल रहा है तो क्या ये उनका अपना निजी संघर्ष माना जाए? देखिए, जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे कि अभी रोहतास विधूड़ी कोई चुनाव भी नहीं लड़े हैं, पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं उस इलाके से, तो उनका जो अपना प्रभाव है वही उनके साथ जुड़ा हुआ है। और लेकिन इसमें कह सकते हैं ये जो मत है, हाँ, जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को चाहने वाले हैं, उन्हीं का वोट है। तो और कह सकते हैं आरएसएस से जो उनका जुड़ाव है, हाँ, आरएसएस के इशारे पर वो तैयारी जिस तरीके से वहां कर रहे हैं वो उनके पक्ष में जा रहा है। उनके पक्ष में जाने का मतलब ये है कि जो 40% तक वो पहुंचे हैं वही एक आधार है, क्योंकि विक्रम विधूड़ी हो, रमेश विधूड़ी, जो उनका परिवार का राजनीतिक पैठ वहां पर रही है या जो उनकी पकड़ है, अभी भी वो उस इलाके से लोकसभा के सांसद हैं। तो भले ही विधानसभा चुनाव नहीं जीते, लेकिन लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। 10 विधानसभा क्षेत्र उस इलाके में आते हैं और इस बार दूसरी बार जीते हैं, तो उनका अपना प्रभाव है। लेकिन कई बार व्यक्ति का फर्क जरूर देखने को मिलता है। जो प्रभाव रमेश विधूड़ी का था, जैसे उन्होंने 93 में आपने देखा कि कम वोट मिले थे उनको, 98 में ज़्यादा मिले, लेकिन जब 2003 में उन्होंने रफ्तार पकड़ी और जीत दर्ज की तो 3 बार लगातार जीते और फिर चौथी बार लोकसभा के सांसद बने, 5वीं चुनाव में फिर जो है लोकसभा के सांसद बन गए। तो उनका जो कद बढ़ता चला गया और उनका भतीजा जरूर उनके साथ लगा रहा, उनके राजनीतिक जो भी काम है वो देखता है, सारी कुछ है, लेकिन फिर भी वो उस स्तर को, भले ही आंधी चली, लेकिन वो स्तर जो रमेश विधूड़ी का है वो विक्रम विधूड़ी नहीं पा पाए। हाँ। और रोहतास विधूड़ी जरूर आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अब कतार में लग गए हैं। अब वो पार्टी का ही फैसला होगा कि किसको टिकट मिलेगी। और रमेश विधूड़ी भी कोशिश करेंगे अपने भतीजे के लिए, जैसे पहले भी किया, अब भी करेंगे। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें ये लगता है कि वहाँ एक बीजेपी में जो वैक्यूम है ना बीच का, हाँ, उसकी वजह से भी रोहतास विधूड़ी को 40% मिल रहा होगा, क्योंकि लोगों ने जो नाम सुझाए हैं वो 2 ही नाम आए हैं उभर करके। तो विक्रम विधूड़ी का तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और चुनाव लड़ने और हाँ, चाचा भतीजे का जो एक बैकग्राउंड है वो उसमें शामिल है। और रोहतास विधूड़ी चूंकि एक दूसरा नाम है और बीच में वैक्यूम है, तो उसकी वजह से ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये ठीक है कि विक्रम विधूड़ी के पीछे की अपनी एक राजनीति है, रमेश विधूड़ी की भी, और रोहतास विधूड़ी का अपना एक संघर्ष है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटो टीवी के संभावित उम्मीदवारों का ये ओपिनियन पोल है और सीट तुगलकाबाद, और अब बारी है कांग्रेस की। सचिन विधूड़ी 50% के साथ पहले नंबर पर, 37.50% के साथ भगत विधूड़ी हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरा जो नाम है वो नाम है शुभम विधूड़ी का 12.50% के साथ। ये कांग्रेस की लिस्ट है। कांग्रेस के 3 संभावित उम्मीदवार, 3 दावेदार एक तरीके से हमें मिले हैं जो जनता के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुजीत जी, कांग्रेस की लिस्ट 3 उम्मीदवार, और 3 उम्मीदवार में सचिन विधूड़ी 50% ले रहे हैं। सबसे पहले आगे नंबर 1 पर देखिए, सचिन विधूड़ी पिछली बार भी वहां पर चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के टिकट पर,
लेकिन उनको 4% के करीब ही मत मिले। मतलब जितना भी चुनाव अब तक कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था उसमें सबसे अगर खराब प्रदर्शन रहा तो वो सचिन विधूड़ी का 2015 में देखने को मिला। ये सिर्फ सचिन विधूड़ी के लिए ही नहीं, आपने देखा होगा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी तरीके की हालत कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली में कांग्रेस की हालत देखने को मिली 70 की 70 सीटों पर। अब उसके बाद अगर सचिन विधूड़ी को दोबारा से एक बार कांग्रेस मौका देती है तो 5 साल अब केजरीवाल की सरकार को भी लोगों ने देखा है, कांग्रेस के कामकाज को भी देखा है, फिर से हो सकता है कि वहां सचिन विधूड़ी एक नई शुरुआत करने में कामयाब हो। जो जनाधार कांग्रेस का गिरा है उसको हो सकता है कुछ उठाने में उनको सफलता मिले। बाकी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो 98 में एक ही बार शेषपाल के रूप में उनको जीत मिली थी। बहुत ज़्यादा ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के फेवर में नहीं गया है, लेकिन फिर भी अब कोशिश करके कांग्रेस का जनाधार मजबूत कर सकते हैं। तो सचिन विधूड़ी ही उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि भगत विधूड़ी और शुभम शर्मा जो हैं, ये शुभम शर्मा है कहीं ना कहीं, विधूड़ी लिख उठा है इसमें, तो शुभम शर्मा और भगत विधूड़ी दो ये जो नाम हैं वो कह सकते हैं उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो कांग्रेस के समर्थक और मतदाता हैं वो अभी भी उनको लगता है कि सचिन विधूड़ी यहाँ के लिए ज़्यादा ठीक है। हाँ, यादव जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस तो जो चूंकि पूरी दिल्ली में ही एक तरीके से पिछले चुनाव में 70 की 70 से साफ हो गई और 70 की 70 सीटों पर चुनौती कमोवेश समान है, और ऐसे में तुगलकाबाद सीट पर कांग्रेस की चुनौती एक तो जनता के बीच में और फिर उनके जो संभावित उम्मीदवार है, जो टिकट के दावेदार है, उसमें हमें 3 नाम मिले हैं, सचिन विधूड़ी, भगत विधूड़ी और शुभम शर्मा। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये लिस्ट? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये ऐसी सीट है तुगलकाबाद जहां पार्टी सेकेंडरी है और कैंडिडेट ठीक है जो है पहली पसंद है लोगों की। आपने जितने में भी देखा होगा तो सभी पार्टियों में कैंडिडेट को लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बनिस्बत पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जो वोट जा रहा है वो बहुत थोड़ा है हर एक पार्टी में। इससे पहले जो 2 पार्टियां आपने दिखाई उसमें भी सबका आपने देखिए 1.65% जा रहा है, और इसी तरह से दूसरे में भी। तो कांग्रेस यहाँ वैसे भी नहीं रही है कभी मजबूत स्थिति में। शेषपाल जीते थे पहली बार तो अपने पर्सनालिटी पर जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते थे। दोबारा 1998 में शीला जी उनको ले आई अपने साथ, तो उनके साथ जीते। वो कांग्रेस की लिए वो फेवरेबल इलेक्शन था 1998 का, तो उसमें जीते थे वो। उसके बाद कांग्रेस यहाँ कभी नहीं जीती। ठीक है, कैंडिडेट जरूर उसके लड़ते रहे, और कांग्रेस के उम्मीदवारों को ऐसे ही 11% 12%, और उससे पहले तो इलेक्शन 15%, इस तरह से उनको वोट रहा 20%। जीत नहीं पाए, जीत दर्ज नहीं कर पाए। इस 2015 में सचिन भी नहीं जीते, क्योंकि वो उस समय जो स्थिति थी कि कांग्रेस का ही सारा वोट ट्रांसफर हुआ, मैक्सिमम वोट कांग्रेस का ही आपको ट्रांसफर हुआ था, थोड़ा बहुत बीजेपी का भी ट्रांसफर हुआ था। तो यहां पर जो है अब इस बार जो स्थिति है इसमें सचिन विधूड़ी चूंकि चुनाव लड़ चुके हैं, लोगों ने देखा है, उनका नाम ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि पहले से कैंडिडेट रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका अपर हैंड है, लोकप्रियता ज्यादा है। हाँ, अपर हैंड है, क्योंकि जब आपके पास 4-6 नाम होंगे वही चर्चा में आएंगे, तो उसमें जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की जुबान पर होगा लोग उसी में से सिलेक्ट करेंगे। तो उसी की वजह से सचिन विधूड़ी को प्रायोरिटी मिल रही है, 50% पर हो जा रहे हैं। भगत विधूड़ी को 37% लोगों ने किया। शुभम शर्मा यूथ कांग्रेस के हैं और थोड़ा नए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पिछड़ रहे हैं, 12.5% पर जा रहे हैं। तो सचिन विधूड़ी वहाँ इलाके में थोड़ा सा एक तो गुर्जर नेता है, उसकी वजह से गुर्जर बहुत सीट है, तो उसका एक फायदा उनको मिल रहा है। ठीक है, और उसी की वजह से, और जो चुनाव लड़ चुके हैं पहले, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा ज्यादा पसंद किया जा रहा है, 50% के मार्जिन पर वो। संजय जी, एक सवाल तो ये कि तुगलकाबाद विधानसभा सीट में कांग्रेस की हालत इतने सालों से पतली क्यों है? कांग्रेस 3 बार सत्ता में रही, तब भी तुगलकाबाद सीट एक तरीके से कांग्रेस जीत नहीं पाई।
दूसरा सवाल ये कि ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट से कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात कि तुगलकाबाद में कांग्रेस की स्थिति शुरू से ही खराब रही है। एक बार जीतने की बात अलग है, उस समय भी जो जीते तो मार्जिन कोई बहुत अच्छा और वैसा नहीं था, और जो शीला दीक्षित के प्रभाव और तमाम चीज़ों के साथ था वो एक लगा हुआ है, और खुद व्यक्तिगत तौर पर जो उम्मीदवार की बात थी, उम्मीदवार को वोट थे वो, इसलिए जीते थे। कांग्रेस की ये सिचुएशन अभी भी है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तो पूरे 65 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अगर नंबर सेकंड और थोड़ा फाइट करती लगी कि हाँ भाई कुछ वोट जुटाए, तुगलकाबाद और देवली ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी वहां आप जो है, जब भी आप बहुत नीचे जा रहा, तीसरे नंबर पर जा रहा था, वहां आप थोड़ा सा ठीक था और कांग्रेस नीचे थी। तो कांग्रेस की यहाँ स्थिति तुगलकाबाद में अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कांग्रेस बहुत सुधर गई हो या कुछ अच्छा करेगी कांग्रेस, ऐसी उम्मीद कम से कम जो फैक्ट्स हैं और फिगर हैं उस पर तो नहीं दिखता है। ठीक है। अब रही बात की जो उम्मीदवार हैं वो क्यों उनका नाम पहले आ रहा है, तो निश्चित बात है कि उम्मीदवार इसलिए कि वो चुनाव लड़ चुके हैं, वहां वो लोग उनके नाम से परिचित हैं, और इसलिए जब भी आप वोटिंग कराएंगे या एक नाम पूछेंगे तो उनका नाम जुबान पर आएगा। दूसरी बात है कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो बहुत नीचे नहीं है फिलहाल, उनसे 55 के शायद कितने प्रतिशत आपने देखा, हाँ, 37.5। हाँ, तो ये नाम, दूसरा नाम सिर्फ इसलिए है कि विकल्प कांग्रेस के पास वहां भी बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा नाम इसलिए है कि वो थोड़े से वो भी सक्रिय हैं वहां पर राजनीति में, लेकिन पहला नाम सिर्फ इसलिए है कि वो वहां से चुनाव लड़े, लोगों से कनेक्टिविटी है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि सचिन को वहां से भड़ाना को उम्मीदवारी के लिए बहुत जनता पसंद कर रही है, लोकप्रियता जैसी चीज हो, ऐसी। ठीक है सुजीत जी, ये चूंकि सचिन विधूड़ी 50% अगर लेकर आते हैं तो क्या ये मानकर चला जाए कि पब्लिक भी या जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं या कांग्रेस को लेकर जब उनकी पसंद पूछी जाती है तो वो सचिन विधूड़ी का नाम इसलिए बताते हैं क्योंकि 2015 की हार या जीत को वो भी उसी तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं जैसे मीडिया करती है कि वो तो एक आंधी थी और उसमें तो सब उड़ गए, इसलिए ये नंबर 1 पर है। देखिए, जो सचिन विधूड़ी को यहाँ संभावित उम्मीदवारों की रेस में वो कांग्रेस पार्टी के दावेदारों में आगे दिख रहे हैं, उसकी तुलना हम जो वोट बैंक है, जो पार्टी के उम्मीदवारों को वोट पड़ेंगे उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ संभावित उम्मीदवारों के नाम पर वोट लिया गया है और उनका मत, उनको मिलने वाले वोट का मत प्रतिशत है एक, लेकिन पार्टी को जब वोट पड़ेगा तो वो स्थिति बदल जाएगी। तो अच्छा, उसमें सिर्फ आप अभी देख रहे हैं कि जो भी मत प्रतिशत है वो सिर्फ जैसे बीजेपी का जितना वोट बैंक है उसके जो लोग हैं चाहने वाले उसमें किसको कितना पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को जितना वोट देने वाले वो अपने दावेदारों में से किसको पसंद, वही स्थिति कांग्रेस की है। तो वोट बैंक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव अभी भी वहां पर नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा वहां पर परिवर्तन नहीं हुआ है 2015 के बाद जिसकी वजह से माना जाए कि कांग्रेस वहां बहुत अच्छा करने की स्थिति में है। वो चाहे एमसीडी का भी इलेक्शन हो 2017 का या 2019 में लोकसभा का चुनाव हो, दोनों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, वही स्थिति अभी भी वहां पर है। तो जो 2015 में देखने को मिली, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, क्योंकि 5 साल की जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगा उसका फायदा विपक्षी दलों को मिलना तय रहता है, तो उसमें जो फायदा मिलेगा वही बनेगा। यादव जी, जो चूंकि मुद्दों की भी तो बात होगी, जो तुगलकाबाद सीट है और वहां के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस एक तरीके से अगर तुगलकाबाद विधानसभा सीट पर फाइट करने जा रही है तो उससे भी तो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, विधायक भले ना रहे हों लेकिन सत्ता में रही, अब आम आदमी पार्टी से भी जवाब दिया जाएगा। तो क्या हम मानकर चले कि जो गेंद है वो दरअसल बीजेपी के पाले में, बीजेपी के लिए ज्यादा सवाल करना वहां पर आसान है, ये क्या स्थिति है? देखिए, बीजेपी का अपर हैंड है क्योंकि सांसद बीजेपी का है, काउंसलर 3 के तीनों वहां बीजेपी के हैं और रमेश विधूड़ी जैसे कद है, हैवीवेट नेता, ठीक है, हैवीवेट। तो ऐसे में वहां कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत माकूल नहीं है, जो अभी तक का गणित दिखता है वहां के तमाम सारे कामकाज का।
आम आदमी पार्टी के लिए जितनी चुनौतियां बढ़ेंगी वो अभी जो हालात हैं उसमें वो भाजपा के ही लिए प्लस होती दिख रही हैं। पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से अभी कांग्रेस वहां बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। जैसा सुजीत जी कह रहे थे कि ये जो परसेंटेज है ये मिलने वाला वोट नहीं है, ये लोगों के बीच में। बिल्कुल, लेकिन यादव जी चूंकि समय की कमी है, ये एक तो कहा जाता है बार बार कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। क्या तुगलकाबाद के बारे में भी कहा जा सकता है, जहां कांग्रेस का तो वोट बैंक पहले से धराशायी है? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो वोट बैंक लौटेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वोट बैंक लौटेगा तो बीजेपी में लौटेगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक बड़ा खिसका है वहां। अच्छा। और कांग्रेस का वोट बैंक इतना बहुत ज्यादा नहीं खिसका है, क्योंकि अगर 2013 में देखें तो 2013 में भी कांग्रेस को वहां 11% वोट मिला था और 2015 में वहां 4% मिला, तो -7% का लॉस है। बहुत लॉस नहीं है, लेकिन बीजेपी का लॉस 10% के आसपास है। देखिए अनूप, यहाँ जो मुद्दों की बात है ये जरूरी है यहाँ पर चर्चा करना, क्योंकि जब टीम गई थी तो वहाँ लोगों ने कहा कि जो पानी की समस्या है उसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन दिक्कतें वही अभी भी हैं। टैंकर से ही लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये समस्या तुगलकाबाद विधानसभा सीट और जब चुनाव होगा तो मतदाता ये सवाल करेंगे, ये जो संभावित उम्मीदवार हैं, जब ये दावेदारी के बाद जब उम्मीदवार की शक्ल में आएंगे, इनमें से जो भी निकल कर सामने आते हैं। दो और वहां बड़ी समस्याएं आई, एक सड़कों की बदहाल स्थिति और दूसरा जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी उसमें जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी शिकायत है कि जो है उनको बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है और सड़कों की हालत वहां ज्यादा खराब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका भी, और सुजीत कुमार जी आपका भी, और ददीबल यादव जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हुई आज तुगलकाबाद विधानसभा सीट की। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट का सूरत हाल लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीतिक दलों में से टिकट की दौड़ में कौन आगे है कौन पीछे है। तब तक के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज़।